हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम 3-4 दिन के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा सोल्यूशन चैप्टर का। ठीक, तो मैंने आपको बताया था मुझे कुछ एग्जाम देने थे, तो एक ही एग्जाम था, वो मेरा हो गया खत्म सब कुछ। भी हमारा सिस्टम यहाँ कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे वो देखने से पहले हम लेक्चर नंबर 6 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में हमने मोस्टली डिस्कस किया था वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर हमने डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको वेपर प्रेशर के बारे में हर एक चीज अभी पता होगी। ठीक है, आपने देखा होगा, रिवाइज किया होगा। मैं आपको बता ही देता हूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि अगर कोई हम सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, हमने सोल्यूशन बनाया है और वो सोल्यूशन है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है। ठीक है, या फिर हम सिर्फ ऐसा बोलें कि अगर कोई भी लिक्विड है, अगर उसको हम ऊपर से बंद कर देते हैं तो उसके अंदर के जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ये आस्ता आस्ता वेपर बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वेपर बनना स्टार्ट होते हैं और फिर ये वेपर बन के फिर दोबारा से यहाँ से लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल में ऐसा होता है, ये यहाँ से वेपर बनते हैं और साथ में वेपर से फिर से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस टाइम यहाँ के जो वेपर्स हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इस लिक्विड के ऊपर, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये इक्विलिब्रियम का जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जो वेपर्स बनते हैं वो जब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, और यहाँ हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन पढ़ा था, वहां हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था जो हमें ये बोलता था कि वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, सपोज अगर हमारा सोल्यूशन है उसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, तो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के। ये हमारा कहता है राउल्ट्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल राउल्ट्स लॉ पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है इस बार भी आपको पूछा जाए। ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसी तरह हमने देखा था कि पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके हमने कुछ ऐसा देखा था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ठीक है, ये और इसी तरह पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, जहां पी नॉट ए क्या था, प्योर वेपर प्रेशर, मतलब उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जब वो प्योर स्टेट में होता है उस टाइम। ठीक, और हमने पी टोटल भी किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करके, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी करके आगे एक डेरिवेशन छोटी सी निकाली थी, और हमने इसका ग्राफ भी बनाया था जो कुछ ऐसा आया था। उसमें हमने एज्यूम किया था एक कंपोनेंट का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, सकता है बी का ज्यादा लो या ए का ज्यादा लो, इस हिसाब से कुछ ऐसा ग्राफ आया था, ऐसा। ठीक है, मतलब ये पी, इसको पी टोटल बोला था, इसको या फिर इसको हमने पी ए बोला था, इसको पी बोला था, और पी ए पी बी है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और बी। ठीक, और फिर हमने इसको, इस राउल्ट्स लॉ को अप्लाई किया था जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, मतलब एक सॉलिड इन लिक्विड वाला जो सोल्यूशन हमने बनाया था उसमें हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया था, एक ही लाइन आई थी। ठीक है, वही पी सोल्यूशन था, वही पी टोटल था, या फिर वही पी सॉल्वेंट की लाइन यहाँ आई थी, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट जो होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल, उसके वेपर बनते ही नहीं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आपको एक बार रिवाइज भी कर लेना, ये लेक्चर देखने से पहले रिवाइज कर लोगे तो ये यहाँ इस लेक्चर के अंदर यूज होगा, आज के लेक्चर के अंदर। ठीक, तो हम इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, तो कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया था, आई थिंक अगर नहीं दिया तो आज के बाद आपको हर एक वीडियो के लास्ट में होमवर्क पक्का मिलेगा, और उस होमवर्क का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्का कराऊंगा। ठीक है, तो होमवर्क में 4-5 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे आज के बाद। ठीक, ये मैंने न्यू चीज एक ऐड की है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करने, जैसे आगे CUET एग्जाम या फिर नीट एग्जाम आपको देना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो आप एक बुक ले सकते हो जो मुझे बहुत अच्छी लगी बुक। ठीक है, बहुत पुरानी बुक है वो, मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरी ऑब्जेक्टिव है, हर एक टॉपिक के अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो NCERT की लाइन से उठाए हुए। ठीक है, तो अगर आप NCERT पढ़ते हो, या मैं तो आपको NCERT ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो NCERT की लाइन से उठाए हुए क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आपको पता है नीट हो चाहे CUET एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, उसमें NCERT के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वो बुक ले सकते हो, तो उसका नाम है कुछ ऐसा, MTG करके बुक आती है, MTG की बुक है। मैं आपको उसका फोटो दिखा देता हूँ यहाँ।
उसका नाम है NCERT एट योर फिंगर टिप्स, ऐसे करके नाम है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। मैं यहाँ सर्च करके आपको फोटो दिखा देता हूँ उसका, वो आप ले सकते हो। ठीक, अगर आपको देखो, अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों की ही मिल जाती है। ठीक, अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। 464 की बुक है, अमेजोन पे आपको 464 में मिल जाएगी। देखो, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक बुक है। देखो, स्पॉन्सर करने के लिए तो मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है। ठीक है, देखो ये NCERT एट योर फिंगर टिप्स ऐसे करके बुक आती है, ये आप ले सकते हो। ठीक, इसमें आपको हर एक टॉपिक के NCERT वाइज बहुत अच्छे अच्छे जो होते हैं MCQs वो मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अगर नहीं भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इस बुक से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, आज के बाद चलो इसको साफ करते हैं, तो अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक, हटाएं इसको। तो हम अभी अपना आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये वाला। देखो, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, फिर हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, फिर हम इन टॉपिक्स के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा मैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप पहले एक हेडिंग डालो अपनी नोटबुक के ऊपर, लिखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद एक लाइन में लिखवाऊंगा, उसके बाद आप नीचे लिखना आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, तो आप हेडिंग डाल लो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, डाल लिया आपने हेडिंग, अब आप ऐड करो। देखो मैं यहां लिख देता हूं, आप हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालो पहले ये वाली, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, आइडियल सॉल्यूशंस, ये हेडिंग आप डालो। ठीक है, फिर आप इसके नीचे एक लाइन ऐड करो, ये डाल के, हेडिंग डाल के फिर नीचे एक लाइन आप ऐड कर सकते हो। और वो लाइन है क्या, वो लाइन है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। वो लाइन है ये वाली, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के बेस पे लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ऐसे लिखोगे, लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड, लिख लिया आपने इतना, कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, टू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस, ये पहले आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो। ठीक, देखो मैं आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स बनवा रहा हूं ताकि आपको खुद पढ़ के समझ में आ जाए। हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत से मैं करा रहा हूं आपको। तो आपको पहले हेडिंग डालनी है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, फिर आपको ये लिखना है कि ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, ये दो किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, कुछ को नॉन आइडियल बोलते हैं। लेकिन ये किस बेस पे है, ये राउल्ट्स लॉ के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बेस पे हम लिक्विड सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक, मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशंस की दो टाइप्स होती हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, ये दो होती हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। अभी इसको हम साफ कर लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो आप लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर, ये फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हम अभी स्टडी करेंगे। देखो हर एक टीचर का जो तरीका होता है पढ़ाने का वो अलग अलग होता है। ठीक, आपको अगर अच्छा लगता है मेरा तरीका तो आप मेहनत से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अभी डाल लो हेडिंग फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशंस, ये हमने पढ़ना है। देखो आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को अगर हम सीधी सीधी बात में बोले तो ये राउल्ट्स लॉ के बेस पे डिवाइडेड है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस हो जाएंगे ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली या पूरे तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक,
और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये हम ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी डिटेल है, ठीक, इनकी डिटेल है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जितनी भी डिटेल दी है मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा। और आपको पता है अगर हम डिटेल में एक एक वर्ड करके सीखते हैं तो फिर हमें टाइम तो लगता ही है। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाए या फिर 6 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन आपको समझ भी आएगा। ठीक, अब देखो आइडियल सॉल्यूशंस जो है ने लिख लिया है, तो आप इसकी पहले डेफिनेशन लिखो जो मैंने आपको बता ही दी है। तो लिखो एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, पहले एग्जांपल लिखो फिर समझते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन, एन आइडियल सॉल्यूशन is that solution, मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, ठीक, इन विच ईच कंपोनेंट, आगे लिखोगे इन विच ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट, इन विच ईच कंपोनेंट, ठीक है, आगे लिखो ओबेज, बेज रोल्स लॉ, रोल्स लॉ, ठीक, जिसमें हर एक कंपोनेंट रोल्स लॉ को ओबे करे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक, ये डेफिनेशन है हमारी आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, आप ध्यान से देखो, एयरफोन लगा के देखो, साथ साथ लिखो, पक्का समझ में आएगा आपको, टेंशन फ्री रह के देखो। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है इन विच ईच कंपोनेंट, जिसमें हर एक कंपोनेंट क्या करे, ओबे करे रोल्स लॉ को, मतलब रोल्स लॉ को ही फॉलो करे। ठीक है, ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, मतलब टेम्परेचर जो मर्जी हो, कंसंट्रेशन जो मर्जी हो, लेकिन हर एक कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन का अगर रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, आप एक बार इस लाइन को पढ़ो फिर आगे चलते हैं। देखो अगर एक बार पढ़ लो लाइन को, लिख लिया, पढ़ लिया, ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं, देखो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो क्या करता है, रोल्स लॉ को फॉलो करता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनेगा। देखो अगर वो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक, देखो आइडियल सॉल्यूशन कहां से निकले, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से निकले ना। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से अगर आइडियल सॉल्यूशन निकले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो उस सॉल्यूशन का ये वाला ग्राफ जो हमने ग्राफ बनाया था, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला ग्राफ रोल्स लॉ का, ठीक, समझो अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, सेम वैसा ही आएगा जैसा रोल्स लॉ का आया था। ठीक, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं, देखो ग्राफ बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अगर इधर आप ई लेते हो, पी नॉट बी लेते हो, इधर पी नॉट ए लेते हो, या फिर इधर ये वाला इधर भी ले सकते हो और इसको टोटल लेते हो, ये टोटल है। ठीक, ये पी बी हो सकता है, ये पी ए हो सकता है। देखो अगर कोई सोल्यूशन आइडियल है, ठीक, तो आप समझो आइडियल सोल्यूशन कैसा होता है, जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो अगर कोई सोल्यूशन आइडियल है तो उस सोल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, वैसा ही एग्जैक्ट ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। देखो सोल्यूशन आइडियल है तो वो किस बेस पे हम बोल रहे हैं, रोल्स लॉ के बेस पे। तो रोल्स लॉ के बेस पे हम वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसा बोलोगे अगर कोई सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है तो उसका जो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ होगा वो एग्जैक्ट कैसा ग्राफ होगा, जैसा रोल्स लॉ का ग्राफ है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो सोल्यूशन आइडियल है। आइडियल है इसका मतलब क्या, क्योंकि वो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। अगर वो रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कौन सा ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है, रोल्स लॉ में,
वो कैसा होगा उस सोल्यूशन का, एग्जैक्ट ऐसा होगा जैसा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होता है। ठीक, तो अगर कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं है तो उसका ग्राफ जो है वो ऐसा नहीं होगा। ये किसका ग्राफ है, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। ये कैसे सॉल्यूशंस के लिए बनाया, जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक, क्यों बनाया, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ऐसा ग्राफ क्यों आता है, क्योंकि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने डिवाइड किस बेस पे किया है, राउल्ट्स लॉ के बेस पे। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, ठीक, तो उसका ग्राफ भी फिर ऐसा नहीं आएगा। ठीक, ये ऐसा ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, ये आपको याद रखना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो आगे, यहां तक देखो समझ में आया। एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्ट्स लॉ। मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हर एक कंपोनेंट जो होता है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, जैसा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ वैसा ही इनका ग्राफ। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आप लिखो एन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशंस क्या होती है, देखो समझाता हूं आपको, हाथ पे लगी है थोड़ी। देखो आप यहां लिखोगे एन आइडियल सॉल्यूशन, एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, एन आइडियल सॉल्यूशन will satisfy the following conditions, will satisfy the following conditions। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस जिनको एक आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं वो कंडीशंस हैं क्या। वो कंडीशंस ऐसी हैं कि एक तो इनमें डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होती है, इज इक्वल टू 0 होती है, और एक इनमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, 0 के बराबर होती है आइडियल सॉल्यूशन में। ये दो कंडीशंस होती हैं। ठीक, देखो अभी समझाता हूं आपको। तो अभी आप यहां मैंने लिखा ना, आइडियल सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब देखो वो कंडीशंस क्या होती हैं। उसमें पहली कंडीशन आप लिखोगे, लिखो नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। पहला, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। ठीक, इसका मतलब आगे ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा बी मिक्सिंग, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू 0 होती है फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन जिसको, मतलब दूसरी कौन सी कंडीशन है जिसको आइडियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन है हमारी नो चेंज इन इंथैल्पी, नो चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी होती क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व्ड। ठीक है, हीट जो एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इंथैल्पी का मतलब हीट ही होता है। ठीक, नो चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। ठीक, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू। ठीक, ये दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस को आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है। अब देखो इनको हम थोड़ा सा सही से समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखो पहले आपको ये याद रखना है, पहले आपको याद क्या रखना है, चीज को अच्छे से समझो। पहले आपको ये याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन होता कैसा है। ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो समझने से पहले तो आपको लेक्चर नंबर 6 देखना पड़ेगा, राउल्ट्स लॉ समझना पड़ेगा, वो मैंने बनाया, आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। ठीक, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि जैसा ग्राफ राउल्ट्स लॉ का आता है, ठीक है, वैसा ही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का आएगा। ठीक, ठीक है, तो अब आप ऐसा भी बोल सकते हो
क्या बोल सकते हो कि ऐसा सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करे एट इन ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन टेम्परेचर जो मर्जी रखो, कंसंट्रेशन जो मर्जी रखो, लेकिन अगर वो सोल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो उसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। ठीक, ये हो गया हमारा। तो अगर रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, देखो किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में वेपर प्रेशर भी होगा, मोल फ्रैक्शन जो उसमें डिजॉल्व होगी वो होगा। तो अगर किसी सोल्यूशन का ग्राफ ऐसा आता है जैसा आइडियल सोल्यूशन का है तो हम बोलेंगे वो सोल्यूशन आइडियल है। अब देखो आइडियल सोल्यूशन आपको कुछ याद नहीं रखना है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपली इसको दिमाग में रखना है। ठीक, कि एक आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एक तो उसमें नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, तो हम बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। देखो कैसे कैसे, देखो सपोज हम सोल्यूशन बना रहे हैं, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें कोई कंपोनेंट हमारे पास ए है। ठीक, ये हमारी दूसरी बीकर है, इसमें हमारे पास कंपोनेंट बी है। ठीक है, कंपोनेंट बी है। ठीक, अब देखो अब हम ऐसा बोल रहे हैं सपोज ये 1 लीटर है, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास 2 लीटर है। ठीक, अब हम इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, तो देखो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो यहां से हम सोल्यूशन बना रहे हैं, एक बड़ा डब्बा लिया, उसमें हमने ए भी डाल दिया, उसमें हमने बी भी डाल दिया। ठीक, अब देखो अगर हम ए भी डाल देंगे बी भी डाल देंगे तो ये पूरा जितना है वही सारा उठा के डाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ 1 लीटर ए है तो ए हमने 1 लीटर डाला, बी यहाँ 2 लीटर है तो ए बी हमने 2 लीटर यहाँ डाल दिया। तो अब आप ऐसा बोल सकते हो, इन दोनों को हमने प्लस किया, इन दोनों की जो यहाँ वॉल्यूम आई उसको वी इनिशियल बोल सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम देखो स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितनी थी, 1 लीटर इसकी 2 लीटर इसकी। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके हम बोल सकते हैं ये इनिशियल वॉल्यूम थी। इनिशियल वॉल्यूम जब इनिशियली पहले कितने थे, तो पहले कितने थे 2 लीटर ये 1 लीटर ये, तो ये हो गया हमारा 2 लीटर प्लस 1 लीटर हो गया, इनिशियल वॉल्यूम थी 3 लीटर। और इनको हमने मिक्स किया तो फाइनल यहाँ वॉल्यूम कितनी बनेगी, 1 लीटर ये 2 लीटर ये, यहाँ भी बनी 3 लीटर, इसको बोलेंगे वी फाइनल। ठीक है, तो अब अगर हम वॉल्यूम में चेंज देखें, वॉल्यूम में चेंज देखने का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करें तो यहां देखो जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करें तो जीरो आना चाहिए। देखो फाइनल कितनी आई 3 लीटर, माइनस इनिशियल कितनी आई, इनिशियल भी 3 लीटर आई, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो होता है ये होता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, चेंज इन वॉल्यूम इसी को बोलते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहां से यहां जब हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो जो बना उसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ना चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वॉल्यूम चेंज कब हम देख रहे हैं, जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ना डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक, डेल्टा वी मिक्सिंग इसी को तो बोलते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0 आई। तो अगर कोई सोल्यूशन आइडियल है, ठीक है आइडियल है, तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक, क्या फॉलो होगा कि जितने कंपोनेंट हम मिक्स करेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, देखो जितने मिक्स किए 1 लीटर ये 2 लीटर ये, इसको मिक्स किया, ठीक है 3 लीटर, मतलब 3 लीटर को आपस में मिक्स कर दिया हमने, और प्रोडक्ट भी हमारा जो सोल्यूशन बना वो भी 3 लीटर बना। इसका मतलब मिक्स करने पे वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वॉल्यूम घटी या फिर बढ़ी नहीं। ठीक, तो आप ये बोलोगे कि हमेशा तो ऐसा ही होगा, वॉल्यूम ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, मतलब 2 लीटर ये 1 लीटर ये मिक्स करेंगे तो 3 लीटर ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, जब हम वो पढ़ेंगे हमें वहां समझ में आएगा कि कभी कभी 2 लीटर ये 1 लीटर ये मिक्स करो 4 लीटर भी बन सकता है यहाँ। ठीक, तो अगर ऐसा सोल्यूशन हो गया, देखो अगर हम कभी सोल्यूशन बनाएं तो हम 2 लीटर एक ये वाला कंपोनेंट 2 लीटर और 1 लीटर ये मिक्स करें तो वॉल्यूम अगर 3 लीटर ना आए, 4 लीटर आ जाए या 3.5 लीटर आ जाए, तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, उसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, आइडियल सोल्यूशन में ये पहली कंडीशन है नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, मतलब जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, जैसे हमने इस कंपोनेंट को मिक्स किया तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी लिखते हैं। ठीक है,
और मिक्स करने पे वॉल्यूम देख रहे हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 आती है आइडियल सोल्यूशन के लिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक, अगर मैं इसको नॉन आइडियल सोल्यूशन से कंपेयर करूं तो वहां डेल्टा वी मिक्सिंग हम पढ़ेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर हम बोले कि यहां अगर सपोज हम 1 लीटर ए कंपोनेंट और 2 लीटर बी कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो अगर यहां से मिक्स करके आइडियल सोल्यूशन बन रहा है तो वॉल्यूम आएगी 2 + 1 3, मतलब सीधा 2 + 1 करके 3 वॉल्यूम आएगी। तो इस केस में अगर हम डेल्टा वी निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो 0 आएगा। तो अगर 2 + 1 करके 3 आ रही है तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये कंडीशन आइडियल कंडीशन है। मतलब जैसे देखो अगर कभी 3 + 1 करें तो 4 आता है, तो 4 ही आएगा ना, जो मतलब यूजुअली आता है। 3 + 1 करते हैं 4 आता है, 4 + 1 करेंगे 5 आएगा, 5 + 5 करेंगे 10 आएगा। तो ऐसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं कि ये आइडियल कंडीशन है, मतलब जो एक्चुअल में कंडीशन है वैसा है। ठीक, लेकिन केमिस्ट्री में आपको पता है कभी कभी 3 + 1 करके 5 भी आ सकता है। ठीक है, 3 + 1 करके 5 भी आ सकता है। जैसे कभी कभी देखो, जैसे हम नॉन आइडियल सोल्यूशंस पढ़ेंगे ना, वहां हम देखेंगे कि यहाँ 2 लीटर + 1 लीटर अगर हम मिक्स करें कभी कभी, तो यहाँ 3 के बजाय 4 लीटर भी सोल्यूशन बन सकता है। अब देखो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब आइडियल कंडीशन से उठ के कहीं और चला गया है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल कंडीशन। वहां जो सोल्यूशन बनता है ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक, आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ इतना याद रखना है, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द 2 कंपोनेंट्स। मतलब जब हम 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? आइडियल सोल्यूशन की। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 है आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, नो चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द 2 कंपोनेंट्स। मतलब जब हम अगर सोल्यूशन बनाएं तो उसमें इंथैल्पी में भी कोई चेंज ना आए, मतलब हीट में भी कोई चेंज ना आए। ठीक है, हीट में भी कोई चेंज ना आए। देखो इंथैल्पी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। ठीक, इंथैल्पी का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, यही होती है इंथैल्पी। तो अगर हम जब आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, या फिर आप ऐसा बोलो अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो उस टाइम ये कंपोनेंट ए और ये कंपोनेंट बी दोनों ही 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो अगर हम क्या करें, ऐसा बोलो कि अगर हम कभी सोल्यूशन बनाना चाहें तो कंपोनेंट ए और बी दोनों ही अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, दोनों का कॉमन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, जब हम इनको मिक्स करें तो जो हम सोल्यूशन बनाए वो भी अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हीट में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, देखो कंपोनेंट, सपोज हम 2 कंपोनेंट, देखो आपको ये तो पता है कि जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करें, कोई रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पता है रिएक्शंस 2 किस्म की हो जाती हैं, या तो एंडोथर्मिक या तो एक्सोथर्मिक। ये हो जाती है केमिस्ट्री में, ये काम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक, तो अगर हम कभी कभी 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करते हैं तो बीकर कभी कभी हमारी गर्म भी हो जाती है, मतलब अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी बीकर चली जा सकती है। ठीक है, हीट उसमें रिलीज हो सकती है। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई काम करें तो हमारा जो आगे प्रोडक्ट बनेगा हो सकता है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो, हीट कम भी हो सकती है। आपको पता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ऐसा होता है, एक्सोथर्मिक में हीट ज्यादा हो जाती है, एंडोथर्मिक में हीट कम हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो कि हम इन दोनों को मिक्स करें, तो अगर ये दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए तो जो सोल्यूशन हम बनाए वो भी उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही हो, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हीट जो थी इनिशियल थी 25 और हीट फाइनल कितनी आई, वो भी 25 आई। तो डेल्टा एच कितना आएगा? डेल्टा एच आएगा फाइनल 25 माइनस इनिशियल 25 इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन हीट, और हमने किया कब? मिक्सिंग के टाइम किया। ठीक है, ऐसे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं आपको। डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन हीट, और मिक्सिंग के दौरान हीट की चेंज नहीं हुई तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 अगर आया तो वो कंडीशन बोलेंगे आइडियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में
आया होगा। पहली चीज है कि अगर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम में चेंज ना आए, मतलब अगर हम 1 लीटर इसको मिक्स करें तो 2 लीटर ही बने, तो डेल्टा वी मिक्सिंग अगर हमारे पास 0 आता है, ठीक, तो वो कंडीशन है आइडियल सोल्यूशन की। और अगर हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आता है तो ये भी कंडीशन है आइडियल सोल्यूशन की। ठीक, इसको अभी आप दिमाग में बिठा लो। अगर आपको समझ नहीं आया ना, जैसे ही नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक, तो देखो दूसरी कंडीशन ये वाली है जो मैंने आपको बता दी कि अगर हम यहाँ इन दोनों को ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, और जो हमारा प्रोडक्ट जो हम सोल्यूशन बनाते हैं वो भी अगर 25 डिग्री पे ही होता है, तो इसका मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि कोई हीट यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक, मतलब जितनी हीट यहाँ यूज, मतलब जैसे मिक्स करने में जितनी हीट थी उतनी ही हीट यहाँ हमें मिली है। ठीक है, यहाँ हमें मिली है, तो मतलब चेंज इन हीट नहीं हुई। तो हीट को ही तो हम इंथैल्पी बोलते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंथैल्पी चेंज हुई ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एच, मतलब चेंज इन इंथैल्पी जब हमने मिक्स किया, चेंज इन इंथैल्पी जब हमने मिक्सिंग की तो वो इसमें 0 है। तो आइडियल सोल्यूशन में वो 0 होती है। तो यहाँ लिखा है नो चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, मतलब इंथैल्पी चेंज नहीं होती ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, अगर सोल्यूशन आइडियल बनता है तो उसमें इंथैल्पी चेंज नहीं होती। तो आप बोल सकते हो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ ये कंडीशन होती है इसके लिए। ठीक, और इंथैल्पी क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, मतलब कोई हीट यहाँ एब्जॉर्ब या इवॉल्व नहीं होती। मतलब ना ही तो अगर सोल्यूशन आइडियल है तो ना ही तो कोई हीट उसमें एब्जॉर्ब होगी या ना ही कोई हीट उसमें से इवॉल्व होगी, कुछ नहीं होगा। जैसा पहले टेम्परेचर है वैसा ही टेम्परेचर आगे रहेगा। ये दो कंडीशंस होती हैं आइडियल सोल्यूशन की। ठीक, अब देखो एक और चीज होती है, ये देखो ये थर्मोडायनेमिक टर्म से एक्चुअल में, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा तो वहां चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन इंथैल्पी वगैरह देखते हैं। तो देखो एक एंट्रोपी होता है डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस आपको पता है एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी होता है रेंडमनेस। ठीक है, रेंडमनेस आपको पता है कि यहां अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो रेंडमनेस का मतलब होता है पार्टिकल्स का बढ़ना, रेंडम हो जाना। अब देखो ये आपको एक वर्ड याद रखना है यहां कि डेल्टा एस और डेल्टा जी भी इसके लिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये आइडियल और नॉन आइडियल के लिए नहीं है। मतलब सिर्फ आइडियल के लिए नहीं है, ये आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए ही एक जैसे होंगे। ठीक है, तो देखो डेल्टा एस जो होता है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? एंट्रोपी होती है रेंडमनेस, मतलब अगर पार्टिकल्स कहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, देखो अगर हम सपोज, देखो यहां सपोज हमारे पास सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन नहीं कंपोनेंट ए है हमारे पास और कंपोनेंट बी है। सपोज हम बात करें कि इसमें हमारे पास टोटल पार्टिकल्स हैं 10 पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं टोटल 10 पार्टिकल्स हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहां जब सोल्यूशन बनाएंगे तो इसमें कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 20 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो रेंडमनेस बढ़ेगी। देखो जितने पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो उतनी रेंडमनेस बढ़ेगी, पार्टिकल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी क्या करेगी? बढ़ेगी। एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जितने पार्टिकल्स कम एंट्रोपी कम, जितने पार्टिकल बढ़ेंगे वो तो ज्यादा रेंडमनेस बढ़ेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर सोल्यूशन बना रहे हैं हम तो ये डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब डेल्टा एस जो है ये हमेशा 0 से ज्यादा होगा। 0 से ज्यादा का मतलब होता है पॉजिटिव, तो डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे ही हम सोल्यूशन बनाएंगे दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। ठीक, यहां आइडियल और नॉन आइडियल का चक्कर नहीं है। ये आपको कभी नीट में पूछा हुआ है ऐसा, नीट या दूसरे एग्जाम में, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, डेल्टा एस जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव होगा। ठीक, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये कंडीशंस जो है ना, ये आइडियल और नॉन आइडियल को ऐसे नहीं बता सकती कि आइडियल है या नॉन आइडियल है। मतलब इनसे हम ये नहीं बता सकते कि आइडियल है या नॉन आइडियल है, सिर्फ यहां से हम बता सकते हैं कि आइडियल है फिर नॉन आइडियल है। तो ये कंडीशंस सिर्फ आइडियल सोल्यूशन की है, ये दोनों के लिए सेम होती है। ठीक, अब देखो डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो आपने ये सुना होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है?
वो तो उसको छोड़ो क्या होती है, आपने ये सुना होगा कि अगर अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आती है, ठीक, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो अब आप इसको अगर एक रिएक्शन की तरह देखो, हम दो कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ हमारा ये बन रहा है, ये किस्म की रिएक्शन है, तो ये हो रही है, हो रही है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं, सोल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब वो काम हो रहा है। तो जहां काम होता है वहां हमेशा आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जहां कोई रिएक्शन अपने आप हो जाती है, कोई काम हो जाता है, तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है डेल्टा जी नेगेटिव आती है, ठीक। तो आप यहां लिख सकते हो डेल्टा जी लेस देन 0 आएगी। ये दो चीजें आइडियल और नॉन आइडियल को नहीं दिखा रही हैं, ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर अगर देखो, अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं, चाहे सोल्यूशन आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है, वो बाद की बात है, चाहे सोल्यूशन आइडियल है चाहे नॉन आइडियल है, तो अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तो रेंडमनेस बढ़ेगी, तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक। और दो कंपोनेंट को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनके लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगी, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव लिख सकते हो, ठीक है, ठीक, ये आप लिख सकते हो। अब आप यहां ये इस लाइन में, मतलब इसको अंडरलाइन करके लिख लो, ये सेम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दोनों के लिए ही सेम होती हैं, ठीक है, डेल्टा एस और डेल्टा जी। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम ये रीजन देखते हैं कि यहां डेल्टा वी मिक्सिंग और ये डेल्टा एस मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन में ये 0 के बराबर क्यों आता है, ठीक है। और रीजन जो छुपा होता है वो छुपा होता है मॉलिक्यूलर लेवल में, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल में हमें रीजन जो है वो दिखता है, ठीक। इतना आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। तो अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, जैसा राउल्ट्स लॉ का है, ठीक। तो अगर कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं है तो उसका ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, एक बात ये याद रखनी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आइडियल सोल्यूशन के लिए चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं उस टाइम जो वॉल्यूम में चेंज आती है वो 0 के बराबर होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए। इसी तरह दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है, आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 के बराबर होता है, मतलब जो हीट कंटेंट चेंज होता है दो कंपोनेंट को मिक्स करते टाइम वो भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये दो कंडीशंस होती है आइडियल सोल्यूशन की, ठीक। और मैंने आपको ये बताया कि जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो रेंडमनेस बढ़ती है, पार्टिकल्स बढ़ते हैं, तो हमेशा डेल्टा एस पॉजिटिव होगी, ठीक। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा क्योंकि रेंडमनेस बढ़ रही है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तब ही आपको ये टर्म समझ में आएंगी, अगर नहीं भी आती कोई टेंशन नहीं है, ठीक, कोई भी नहीं है, इतना ही हमारे काम का है। नहीं भी ये समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा, डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगी, बस इनको देख रहे हैं, जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो बढ़ने से रेंडमनेस बढ़ेगी, पार्टिकल्स की रेंडमनेस बढ़ेगी, तो डेल्टा एस एंट्रोपी में जो चेंज आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहां हम आइडियल नॉन आइडियल की बात नहीं कर रहे, बस इतना बात कर रहे हैं कि मिक्स करने पे डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ठीक। और अगर ये मिक्स हो रहे हैं अपने आप, जैसे देखो ना, कुछ ऐसी चीजें जो मिक्स होती ही नहीं, तो उनके लिए हम डेल्टा जी को नहीं बता सकते, ठीक। अगर ये मिक्स हो रहे हैं, सोल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब ये काम हो रहा है, तो जब काम होता है उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव आती है। तो आपको पता है हम सोल्यूशन बना रहे हैं, मतलब ये काम हो रहा है, इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो आएगी वो नेगेटिव आती है हमेशा, ठीक। तो ये आपको लिख लेना है, ये दोनों कंडीशंस आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए ही होंगी, ठीक। इतना आपको समझ में अगर आ गया, इसको हटाते हैं, फिर आगे हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। थोड़ा सा आइडियल सोल्यूशन में देखते हैं कि ये डेल्टा एच मिक्सिंग और ये डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के बराबर क्यों आता है, ठीक। उसका रीजन छुपा होता है मॉलिक्यूलर लेवल में, तो इसको लिख लो, हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अभी आपको जो चीज याद रखनी है वही चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आगे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक। वो चीज ये है कि देखो रीजन क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है। तो देखो हम एक कंपोनेंट ए लेते हैं, यहां हम एक कंपोनेंट ए लेते हैं और एक कंपोनेंट हम
बी लेते हैं। ठीक, इन दोनों को हम मिक्स करके बनाएंगे सोल्यूशन, ये वाला। ठीक, ये सोल्यूशन हमने बनाया, इसमें कंपोनेंट ए बी है हमारे पास, कंपोनेंट बी। ठीक, अब देखो अगर हम कोई कंपोनेंट ए ले रहे हैं तो आपको पता है इसमें, इस कंपोनेंट ए में कैसी इंटरेक्शंस होंगी, ए ए इंटरेक्शंस होंगी कि नहीं, ऐसा होगा। देखो सपोज हमारे पास अगर पानी है, ठीक है, वाटर है, तो उसमें वाटर 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 के मॉलिक्यूल ही होंगे। ठीक, इसी तरह अगर हम कंपोनेंट ए ले रहे हैं जिसको हम कंपोनेंट बी के साथ मिक्स करेंगे तो ए में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए ए ए ए ए ए जुड़े होंगे। इसी तरह बी में सारे के सारे कैसे होंगे, ऐसे होंगे, बी ऐसे होंगे, बी भी जुड़े होंगे सारे, क्योंकि बी कंपोनेंट है तो बी भी जुड़े होंगे। अब आप ये देखो, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस टाइम क्या होगा, ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन में ए बी भी होंगे, ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ऐसे करके ए बी ए बी ए बी करके होंगे। ठीक है, ऐसा होगा, ये आपको समझना है पहले। देखो इन दोनों को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो ए कंपोनेंट आपको पता है ना, कंपोनेंट में से एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, वो बाद की बात है, बस आप कंपोनेंट याद रखो। अगर हम कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, ए कंपोनेंट में सारे के सारे मॉलिक्यूल ए के होंगे, बी कंपोनेंट में सारे के सारे मॉलिक्यूल बी के होंगे, या फिर सारे के सारे एटम बी के होंगे, ये तो आपको पता ही है। ठीक, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन कैसे बनता है, कैसे बनता है, आपस में ये दो इंटरेक्ट करेंगे ना, ए और बी, ए और बी भी आपस में जुड़ेंगे तभी तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक, देखो तो सोल्यूशन में क्या होगा, ए बी करके होगा, और इसमें साथ में ए और बी होगा। देखो ए और बी के बीच में भी इंटरेक्शन से, ए और बी के बीच में भी इंटरेक्शन यहां भी प्रेजेंट होंगी। देखो ना, ए और बी दोनों में, तो ए के मॉलिक्यूल में भी इंटरेक्शन होगी, बी के मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन होगी, ए बी के बीच में भी इंटरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसा होगा। अब आप देखो, अगर मैं बोलूं कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बराबर है ए बी के इंटरेक्शन के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बराबर है। देखो इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो देखो अगर हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, ठीक, तो हम बना रहे हैं ए बी। ठीक है, ए बी सोल्यूशन बन रहा है, उसमें ए बी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ए और बी आपस में कंबाइन हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई। ठीक, अगर देखो कि ऐसा हो जाए, अगर ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में बन जाए, ठीक, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि इस वजह से आइडियल सोल्यूशन बनता है। ठीक है, जब हमारे पास कोई सोल्यूशन है जो आइडियल हो जाता है, उसमें यही चीज होती है कि उसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो बराबर हो जाती है, ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बराबर हो जाती है। ठीक, एक ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसके बराबर हो जाती है ये फोर्सेस। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो, अगर ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी सपोज 5, ठीक, और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी सपोज 5, ठीक, तो ए और बी के बीच में टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी हो गई, 10। ठीक, 10। तो अगर जब हम सोल्यूशन बनाएं तो ऐसा हो जाए कि इन दोनों के बीच में, मतलब इसमें और इसमें ओवरऑल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टोटल 10 है, तो इसमें भी यहां ए और बी के बीच में 10 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको बैलेंस कर दिया ए बी ने। ठीक, अब देखो जब बैलेंस कर रहा है तो सारा कुछ आइडियली हो जाएगा। ठीक है, आइडियली हो जाएगा ना सारा कुछ। अगर ए और बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको अगर ए बी बैलेंस कर रहा है, ठीक, तो इधर भी 10 फोर्सेस थी, इधर भी 10 फोर्सेस थी, कोई चेंज नहीं आई। ठीक, जब कोई चेंज नहीं आएगी तो ना हीट में कोई चेंज आएगी ना वॉल्यूम में कोई चेंज आएगी, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये कंडीशन है। अगर मतलब ये एक्चुअल में हम ऐसे समझते हैं कि अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बराबर हो जाए, ए बी के बीच में जो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं सोल्यूशन आइडियल है। ठीक, देखो जैसे मैं और तरीके से आपको ये समझा सकता हूं, ये आपको समझ में आया? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हम लिखेंगे इस चीज को, तो आप ये देखो, इसको हम
ये समझते हैं कि डेल्टा एच जो है मिक्सिंग वो जीरो क्यों आता है, ये समझते हैं। ठीक, देखो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो क्यों आता है आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो वो इसलिए आता है कि आपको पता है कि जब हम क्या करेंगे, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो उधर से देखो ए कंपोनेंट जो है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो हमारे पास ए भी बनेगा जब, तो उसमें आपको पता है क्या होगा, उसमें ओवरऑल क्या होगा, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट जो है ये मिक्स होंगे, मतलब ए के जो ए कंपोनेंट है उसके ए मालिक्यूल्स और जो बी कंपोनेंट है उसके बी मालिक्यूल्स ये आपस में मिक्स होंगे और ए भी बनेगा। ठीक, तो अब आप देखो ओवरऑल यहां होगा क्या, ओवरऑल यहां ये होगा कि ए और बी जो है ना, इनमें से बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, बॉन्ड्स ब्रेक होंगी। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, आपको पता है ए के बीच में कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगी, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो ब्रेक होगी, बी के बीच में भी ब्रेक होगी और यहां से बनेगा ए बी। ठीक, अब आपको पता है कि यहां ए के बीच में और बी के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होती है, तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए चाहिए एनर्जी मतलब चाहिए हीट। ठीक है, चाहिए हीट। सपोज यहां ए और बी के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, उस ब्रेक होने के लिए हीट चाहिए 20। ठीक है, ठीक, और ये जो 20 हीट, सपोज मतलब अब यूनिट कोई भी हो सकता है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि यहाँ ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगी तभी ए बी बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक ए बी नहीं बनेगा सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे देख रहे हैं ना, ए और इसमें ए थे, इसमें सारे बी थे, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ए बी बनेगा। तो जब जुड़ेंगे तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगी तो ए बी के बीच में बॉन्ड बनेगी। ठीक, अब आपको पता है ए और बी के बीच में जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होने के लिए चाहिए एनर्जी, सपोज हीट चाहिए 20। ठीक, तो ये हीट कहां से आती है, ये हीट कहां से आती है कि जब ये ब्रेक होते हैं, जितनी हीट इनको चाहिए होती है 20, उतनी ही हीट, आपको ये चीज पता है, आपको ये चीज पता है, जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी चाहिए होती है, और जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, देखो जब बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है तो एनर्जी दे के करते हैं, लेकिन जब ए और बी के बीच में या किसी के बीच में बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, जब बॉन्ड टूटती है तो एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनती है तो जो एनर्जी यहां चाहिए होती है उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनती है उस टाइम। अब आप देखो जितनी एनर्जी यहां चाहिए 20, वो कहां से आ रही है, ए और बी जब बॉन्ड बन रही है तो यहां से 20 एनर्जी रिलीज हो रही है, वो 20 एनर्जी यहां यूज हो रही है। तो ऐसे ओवरऑल करके हमारा सिस्टम चल रहा है। ठीक, अब देखो जितनी हीट यहां बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए 20, उतनी ही यहां बॉन्ड बनने के बाद रिलीज हो रही है। तो देखो जब बॉन्ड बनेगी, जब सोल्यूशन बनेगा तो 20 इधर है, 20 इधर है, तो ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सिंग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे कि आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किसके बराबर होती है, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बराबर। ठीक, और ए बी क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मिक्स होंगे। ठीक, तो सोल्यूशन बनेगा उसमें ए और बी कंपोनेंट आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, ए और बी में आपस में इंटरेक्शन होगी, तो जितनी ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटरेक्शन है वो बराबर होती है ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बराबर होती है, तभी हम बोलते हैं कि सोल्यूशन आइडियल है। ठीक, जब ये काम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाती है, या फिर अट्रैक्शन बोलो या फिर इंटरेक्शन बोलो, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको जब ए बी बैलेंस कर देता है तो ओवरऑल सब कुछ ही बैलेंस हो जाता है, वॉल्यूम भी जीरो, मिक्सिंग भी जीरो, मतलब जो हीट आई वो भी जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है, तो सोल्यूशन आइडियल बन जाता है। देखो अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो अभी हम इसको लिखते हैं, फिर हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आए। तो आप यहां एक पॉइंट ऐड करो, एट, ये चीज आपको पक्का याद रखना है कि ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अगर ए बी बैलेंस कर ले तो सोल्यूशन आइडियल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे हम देखेंगे, जब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन देखेंगे वहां हम देखेंगे कि ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ए बी बैलेंस नहीं कर रहा, तो अगर ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा या फिर कम आ जाए
ठीक है, इससे ये ज्यादा या कम आ जाए तो फिर सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाता है। ठीक, अभी आप एक लाइन लिखो फिर आगे देखते हैं। तो आप लिखो एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल ideal behavior is explained, ideal behavior, ideal behavior is explained, ideal behavior is explained, ठीक है, by considering the two components, by considering the two components, two components, components A and B। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे हम आइडियल बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं, दो कंपोनेंट्स को लेके स्टडी करते हैं। ठीक, अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, लिखो इन प्योर कंपोनेंट्स, इन प्योर कंपोनेंट, ठीक है, लिखो इन प्योर कंपोनेंट्स ए and BB type of interactions, type of interactions are present। ये आपको पता है, हमने लिखा ये प्योर ए है, ये प्योर बी है, इनको हमें मिक्स करना है, तो इनमें ए और बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगी। अगर ए है हमारा तो उसमें सारे ए होंगे, बी में सारे बी या बी, तो वो होंगे। अब देखो यहां मैंने लिखा है इन प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, प्योर कंपोनेंट में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन बाइनरी, इन बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है, इन एडिशन टू, ये इन का आई छोटा कर ले, ठीक, in addition to A and BB, in addition to A and BB interactions, AB interactions are also present। ठीक है, देखो जब हमने प्योर ए और प्योर बी लिया तो ए में ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन से, बी में बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन से, जब हमने इनको मिक्स किया सॉल्यूशन बनाया तो इसमें ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट है, लेकिन ए और बी प्रेजेंट है, लेकिन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी प्रेजेंट है। तो वही हमने यहां लिखा है इन बाइनरी सोल्यूशन इन एडिशन टू ए एंड बी इंटरेक्शंस, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस भी वहां प्रेजेंट है। ठीक, अब आपको लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हम रेड से लिखते हैं यहां, देखो इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, आगे लिखो आर नियरली इक्वल टू ए बी, ठीक है, आर नियरली इक्वल टू ए बी, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे दिस लीड्स द formation of आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहां आपको पूरा एक बार समझाता हूं। देखो लिखा है मैंने एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड
बाई कंसिडरिंग द टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, मतलब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडियल बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स ए और बी लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इन प्योर कंपोनेंट्स जो हम ले रहे हैं, जिनको हम मिक्स करेंगे, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्योर कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, इससे पहले भी बहुत बार प्योर वर्ड आया है। ठीक, इन प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, मतलब जो प्योर कंपोनेंट्स हमने लिए उनमें ए और बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक, इन बाइनरी सोल्यूशन, जो बाइनरी सोल्यूशन हम बना रहे हैं, मतलब ए और बी मिक्स करके जो सोल्यूशन बनता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, तो आपको पता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। ठीक, तो देखो इन बाइनरी सोल्यूशन इन एडिशन टू ए एंड बी इंटरेक्शंस, ए बी इंटरेक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट। जब हम बाइनरी सोल्यूशन बनाएंगे, इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे, तो इनमें इस सोल्यूशन में ए भी होगा, बी भी होगा, लेकिन ए बी इंटरेक्शंस भी प्रेजेंट होंगी। ठीक, तो इसमें ए बी इंटरेक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आर नियरली इक्वल टू ए बी, वो किसके बराबर है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए बी के बीच में उनके बराबर है, तब क्या होगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तब जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, आइडियल सॉल्यूशन। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ये बराबर होंगी ए बी के बीच में, ठीक, तो फिर जैसा ये वैसा ये बनेगा, मतलब जितनी वॉल्यूम इसकी उतनी ही वॉल्यूम इसकी, जितनी हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व इसमें होगी उतनी ही एब्जॉर्ब इसमें होगी। ठीक, तो ऐसा सॉल्यूशन जो, जब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जब ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बराबर होंगी ए बी की इंटरेक्शंस के बीच, मतलब जो देखो ऐसे बोलो, जब ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बराबर हो जाएंगी, अगर बराबर हो जाएं ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उनके, ठीक, तो उस टाइम जो सोल्यूशन बनता है ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं आइडियल। ठीक, तो यहां जो था वही यहां है। ठीक है, देखो यहां जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां थी, वही ए बी के बीच में, तो इसका मतलब जो चीज यहां है वही यहां है, तो मतलब जो वॉल्यूम इधर होगी वही इधर होगी, तो ओवरऑल वॉल्यूम मिक्सिंग में जीरो होगी। जो हीट इवॉल्व इधर होगी उतनी ही इधर होगी, तो ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगी। ठीक, ये चीज है। ठीक है, अब देखो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो है इसकी एग्जांपल्स। ठीक, तो आप अभी लिखोगे कि आप मुझे बताओ केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि हमेशा चीजें आइडियल हों। केमिस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है कि हमेशा चीजें आइडियल हों। ठीक है, जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसमें देखो आपको मैंने पहले जब पढ़ाया था ना, मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी जहां मैंने आपको बोला था, सोल्यूबिलिटी पढ़ाई थी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। डिसोल्यूशन का मतलब यही होता है कि जब हम ए को बी में मिक्स करते हैं उसी को डिसोल्यूशन बोलते हैं ना, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, मैंने आपको पढ़ाया। अब आप देखो जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो देखो 90% ऐसे चांसेस हैं कि यहां से हीट इवॉल्व हो जाए या फिर हमें हीट करनी पड़े। तो इसका मतलब अगर हमें हीट करनी पड़ती है या फिर हीट निकलती है तो फिर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब सोल्यूशन आइडियल नहीं हुआ। तो देखो 80-90% केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी सोल्यूशन जो है आइडियल नहीं होता। ठीक है, आइडियल कंडीशंस को फॉलो करता ही नहीं, क्योंकि कभी कभी आप डिजॉल्व करते हो तो हीट निकल आती है, कभी कभी डिजॉल्व करने पे वॉल्यूम जितनी आनी चाहिए डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं आती। ठीक है, तो मोस्टली जो है सॉल्यूशंस जो होते हैं आइडियल होते ही नहीं। ठीक है, आइडियल बिहेवियर को फॉलो करते ही नहीं। ठीक, मतलब रोल्स लॉ को फॉलो करते ही नहीं। तो इसलिए आप लिखोगे, ठीक है, इसलिए आप लिखोगे, देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो टीचर्स को फॉलो करते हैं, ठीक, लेकिन मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी ही चलाते हैं। ठीक, वही आप ऐसे याद रख लो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो टीचर्स को फॉलो करते हैं तो उनको आइडियल बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे होते हैं जो फॉलो करते ही नहीं, जो अपनी कहानी सुनाते हैं, ठीक है, तो उनको हम नॉन आइडियल बोलेंगे, फिर वो तो फॉलो ही नहीं करते। ठीक, तो आप यहां एक लाइन में ऐड करो, एन आइडियल सोल्यूशन इज रेयर। एन आइडियल सोल्यूशन इज रेयर, मतलब आइडियल सोल्यूशन रेयर होता है, मतलब बहुत कम दिखता है।
ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन की जो आपको याद रखनी है, जहां से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, तो आप यहां लिखोगे बट सम एग्जांपल्स आर, बट सम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां आइडियल सॉल्यूशन बनता है। बाकी आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही रेयर केस में बनता है। ठीक, आपको पता ही है जब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हो सकता है यहाँ हीट इवॉल्व हो जाए। मोस्टली यहाँ प्रोसेस, मिक्सिंग वाली जो प्रोसेस होती है मोस्टली वो एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक है तो मतलब यहाँ से हीट निकल रही है, तो मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्टली होता है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहली एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आप लिखोगे आइडियल सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ये सॉल्यूशन आइडियल होता है जब हम एन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन। आपने देखा होगा, नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा 11th क्लास में, वहां आपने देखा होगा एन हेक्सेन बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन को, और एन हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन को बोलते हैं जो सीधी लॉन्ग कार्बन चेन होती है। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। ठीक, तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को जब हम मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है। ये याद रखना, एग्जाम्पल टेक्स्ट की एग्जाम्पल है ये। ठीक, एक और एग्जाम्पल होती है सोल्यूशन ऑफ ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। सोल्यूशन ऑफ ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का जो सोल्यूशन, मतलब अगर ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन को मिक्स करें तो आइडियल सोल्यूशन बनता है। मतलब इनमें यही कंडीशंस होती हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है इसके बराबर होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। ठीक, किसके बीच में? ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन वाला सोल्यूशन आइडियल होता है। यहां से नीड में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल पक्का याद करना है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और है टेक्स्ट बुक पे, उसको हम यहां लिख देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक पे है, सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन। बेंजीन और टॉल्यूइन, टॉलीन बोलो इसको या टॉल्यूइन बोलो, ये बेंजीन और टॉल्यूइन का जो सोल्यूशन होता है ये भी आइडियल सोल्यूशन होता है। ये 3 एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, इन एग्जांपल्स के बेस पे आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे कराऊंगा। ठीक, तो ये 3 एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर दिए हैं आइडियल सोल्यूशन की। पहला होता है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अगर कहीं सिर्फ ऐसा लिखा हो सोल्यूशन ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, तब भी वही बात है। हेक्सेन और हेप्टेन लिखा हो या फिर एन हेक्सेन एंड हेप्टेन लिखा हो तो वही चीज है, आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल है। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे आइडियल सोल्यूशन बनेगा। बेंजीन और टॉल्यूइन को अगर मिक्स करेंगे तो आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल्स हैं आइडियल सोल्यूशन की। ठीक है, ये आपको यहां याद रखना है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं कोई क्वेश्चन इस बेस पे है। चलो बाद में करेंगे, इतना भी आप रुक जाओ। ठीक, अभी यही था हमारा आइडियल सोल्यूशन का पूरा टॉपिक। आइडियल सोल्यूशंस में आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत से कराऊंगा आपको मैं, लेकिन वो इन्हीं के बीच में से ही सब कुछ निकलेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्लियर हो जाए। तो एक बार आप इसको लिख लो। ठीक, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो एक लाइक आप पक्का करो इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। ठीक है, एक लाइक तो बनता ही है। ठीक, अच्छा लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं।